हेलो फ्रेंड्स। शशि अग्रवाल चैनल के अंदर मैं डॉक्टर शशि अग्रवाल वेलकम यू ऑल। आज का जो हमारा सब्जेक्ट है वो है रूरल मार्केटिंग। प्रीवियस वीडियो के अंदर हम लोगों ने किया था बाइंग बिहेवियर, जिसके अंदर मैंने प्रोसेस बताया था और जो रूरल कंज्यूमर है उसके फीचर्स बताए थे। तो इस वीडियो के अंदर वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड द डिटर्मिनेंट्स ऑफ द रूरल कंज्यूमर बिहेवियर, कि जो रूरल कंज्यूमर बिहेवियर है कौन से फैक्टर्स हैं जो उसको इन्फ्लुएंस करते हैं। अगर आपको मेरा ये प्रयास सही लगता है तो डू लाइक माय वीडियो, उसको शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए और मेरे चैनल शशि अग्रवाल को सब्सक्राइब कीजिए। सो दिस इज माय ऐप एडुसम ऐप, जिसको गूगल प्ले स्टोर से आप लोग डाउनलोड कर सकते हो। ये जो ऐप है कॉमर्स, इकोनॉमिक्स एंड मैनेजमेंट स्टूडेंट्स को काफ़ी सारा फ्री स्टडी मटेरियल और काफ़ी सारे फ्री मॉक टेस्ट प्रोवाइड करती है। उसी तरह काफ़ी सारे स्ट्रक्चर कोर्सेज भी अवेलेबल हैं। तो मार्केटिंग का भी स्ट्रक्चर कोर्स यहाँ पे अवेलेबल है। देखो, जो रूरल कंज्यूमर बिहेवियर है, जो मार्केटर है, अगर वो रूरल मार्केट को टैप करना चाहता है तो ही हैज टू अंडरस्टैंड रूरल कंज्यूमर बिहेवियर, कि रूरल कंज्यूमर बिहेवियर जो है किस तरह से बाइंग करता है, कितनी क्वांटिटी परचेज करता है, कौन उसको इन्फ्लुएंस करता है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि व्हाट आर दी फैक्टर्स जो उसके बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करते हैं, या व्हाट आर द डिटर्मिनेंट ऑफ द रूरल कंज्यूमर बिहेवियर। इकोनॉमिक फैक्टर्स हैं, सोशल फैक्टर्स हैं, कल्चरल फैक्टर्स हैं, साइकोलॉजिकल फैक्टर्स हैं, पर्सनल फैक्टर्स हैं, पॉलिटिकल फैक्टर्स हैं, टेक्नोलॉजिकल फैक्टर्स हैं, जिसको हम वन बाय वन करके जो है स्टडी करेंगे। तो फर्स्ट है इकोनॉमिक फैक्टर्स। देखो, यहाँ पे रूरल कंज्यूमर का जब हमने देखना है कि उसकी जो बाइंग हैबिट्स हैं, वो कितना परचेज करता है, इकोनॉमिक फैक्टर जो होते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं, जो उसको प्रभावित करते हैं, जो उसको इन्फ्लुएंस करते हैं। अब क्या है कि देखो, जैसे इकोनॉमिक इन्वायरमेंट जो है रूरल इंडिया के अंदर इम्प्रूव हो रहा है, लोगों की जो पर इनकम है वो पहले से इम्प्रूव हो रही है, प्रॉस्पेरिटी आ रही है। तो यहाँ पे जब हम इकोनॉमिक फैक्टर को स्टडी करते हैं तो यहाँ पे हम देखते हैं कि जिस कंज्यूमर को हमने स्टडी करना है उसकी डिस्पोजेबल इनकम क्या है, उसकी सेविंग हैबिट्स क्या है, उसकी क्रेडिट वर्दीनेस क्या है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि जो रूरल कंज्यूमर है उसकी परचेजिंग पावर कितनी है, उसको फिनांस कितना अवेलेबल है, उसकी सेविंग हैबिट जो है किस तरह की है। तो परचेजिंग पावर, देखो पहले परचेजिंग पावर जो होती थी दैट इज वेरी लो। अभी भी स्टिल ये लो है एज कम्पेयर टू द अर्बन कंज्यूमर। ज्यादातर लोग जो होते हैं वो रूरल, जो विलेजेस के अंदर रहते हैं, वो एग्रीकल्चर के ऊपर डिपेंड करते हैं और एग्रीकल्चर के अंदर जो है वो मॉनसून के ऊपर डिपेंड करती है। तो जिसकी वजह से उनकी जो स्पेंडिंग पावर होती है, खरीदने की शक्ति होती है, उसको हम प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि उनकी, क्योंकि अगर एग्रीकल्चर बहुत अच्छा हुआ है तो वो चीज़ों की डिमांड ज़्यादा करते हैं, तो इसलिए उनकी डिमांड पैटर्न के अंदर फ्लक्चुएशन होती है। तो ज़्यादातर जो रूरल कंज्यूमर होते हैं वो छोटी जो चीज़ें होती हैं, सैशे है, छोटी मतलब पैकिंग जो होती है उसको ज़्यादा प्रेफर करते हैं। और उसी तरह क्या है, अवेलेबिलिटी ऑफ फाइनेंस, तो रूरल इंडिया जो है दैट इज इम्प्रूविंग, क्योंकि बैंक्स और जो है वो ज़्यादा विलेजेस के अंदर खुल रहे हैं, सरकार बहुत एफर्ट्स कर रही है, ब्रांचेस भी बहुत ज़्यादा खुल रही हैं। तो जिसकी वजह से क्या होता है कि अब जो विलेजेस के अंदर फाइनेंस है वो भी आसानी के साथ अवेलेबल हो जाता है। और उसी तरह हम देखते हैं कि जैसे लोगों की जो सेविंग हैबिट्स है, क्योंकि बैंक्स खुल रहे हैं तो जो गांव के लोग हैं वो सेव करना ज़्यादा प्रेफर करते हैं। तो इससे क्या होता है कि अगर वो सेव ज़्यादा करते हैं तो उनकी खरीदने की क्षमता जो होती है कम होती है। सोशल फैक्टर के अंदर देखो, ज़्यादातर जो प्रोडक्ट्स के डिसीजन होती हैं, क्योंकि सोशल फैमिली वैल्यू जो होती है विलेजेस के अंदर बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है। तो इसलिए ये बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि सोशल फैक्टर को स्टडी किया जा सके। सोशल फैक्टर के अंदर फैमिली, रेफरेंस ग्रुप, ओपिनियन लीडर्स, सोशल क्लास, कास्ट एंड कल्चर, जिसको हम वन बाय वन करके स्टडी करेंगे। तो देखो, यहाँ पे जो कंज्यूमर्स हैं, जो गांव के अंदर कंज्यूमर्स रहते हैं, वो फैमिली, क्योंकि जॉइंट फैमिली का कल्चर होता है तो वहाँ पे वो डिसीजन लेते हैं। तो यहाँ पे जो अदर फैमिली मेंबर्स की डिजायर होती है, एटीट्यूड्स होती हैं, वैल्यूज होती हैं, तो वो भी उनके परचेज डिसीजन को इफेक्ट करती है। ज्यादातर जो विलेजेस के अंदर होती हैं जॉइंट फैमिलीज होती हैं,
तो जहाँ पे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट इन्वॉल्व होती है तो फैमिली मेंबर की एडवाइस ली जाती है। बट अब क्या है कि धीरे-धीरे विलेजेस के अंदर भी जो है जॉइंट फैमिली सिस्टम ब्रेक कर रहा है, न्यूक्लियर फैमिली आ रही है। बट अभी भी वो क्या होता है कि अलग सेपरेट मतलब चूल्हा-चौका तो उनका अलग होता है, बट एक ही रूफ के नीचे होते हैं, एक ही घर में रहते हैं। तो यहाँ पे देखो जो मार्केटर है उसको ये जानना बहुत ज़रूरी होता है कि जो विलेजेस के अंदर लोग रहते हैं, जो बाइंग होती है कौन इन्फ्लुएंस करता है, कौन फैमिली के लिए खरीदता है, बाइंग डिसीजन किस तरह से लिए जाते हैं, प्रोडक्ट कौन यूज करता है, इनिशिएटर कौन है जो शुरुआत करता है कि हमें ये चीज खरीदनी चाहिए, और कौन उनके जो डिसीजन मेकिंग को इन्फ्लुएंस करता है, कौन डिसाइड करता है, कौन यूज करता है। तो ये मार्केटर के लिए जानना बहुत ही जरूरी है। रेफरेंस ग्रुप देखो यहाँ पे क्या होता है कि हर एक जो सोसाइटी के अंदर व्यक्ति रहता है वो अपनी फैमिली का मेंबर तो होता ही है, बट जो विलेजेस के अंदर जो ग्रुप होते हैं, जो फैमिली सर्कल के बाहर होते हैं, उनका भी वो मेंबर बनना चाहता है, कुछ का मेंबर होता है, कुछ का वो मेंबर बनना भी चाहता है। तो इनको हम रेफरेंस ग्रुप कहते हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ ग्रुप। प्राइमरी ग्रुप है जिसके अंदर देखो जैसे फैमिलीज हैं, फ्रेंड्स हैं, नेबर है, जिसके साथ हमारी रेगुलर और इनफॉर्मल इंटरेक्शन होती है। सेकेंडरी ग्रुप होती है कि लेस रेगुलर एंड इनफॉर्मल इंटरेक्शन होती है, जैसे ओपिनियन लीडर्स है, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स है। तो रेफरेंस ग्रुप्स वो ग्रुप्स होते हैं जिनके साथ लोग जुड़ना चाहते हैं, और रेफरेंस ग्रुप भी जो होते हैं उनके डिसीजन मेकिंग को काफी इन्फ्लुएंस करते हैं। जैसे विलेज के अंदर देखो कई बार क्या होता है कि जैसे रेफरेंस ग्रुप है, जैसे सरपंच है, उसने कोई चीज नई बाय की है, तो डेफिनेटली अगर उसके घर में मॉडर्न गैजेट्स हैं तो लोग जो है उनसे मतलब पूछते हैं, को रेफर करते हैं जब भी वो चीज़ें खरीदते हैं। ओपिनियन लीडर जो होता है वो भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि वो रूरल कंज्यूमर को कन्विंस करता है कि ये प्रोडक्ट बढ़िया है, तुम्हें खरीदना चाहिए। तो ओपिनियन लीडर इज ए पर्सन जिसके वर्ड्स और एक्शन जो होते हैं, जो गाँव के अंदर जो लोग परचेजिंग करते हैं उनको इन्फ्लुएंस करते हैं। तो इसलिए रेफरेंस ग्रुप, ओपिनियन लीडर जो होते हैं उनको आइडेंटिफाई करना बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। सोशल क्लास, सोशल क्लास जो होती है दैट इज डिफाइंड ऑन द बेसिस ऑफ ऑक्यूपेशन एंड एजुकेशन इन द अर्बन सेक्टर। तो रूरल एरिया के अंदर जो है इसको डिफाइन करना मुश्किल है, क्योंकि रूरल के अंदर जो होता है इनकम स्टेबल नहीं होती और ऑक्यूपेशन भी सेम नहीं होता, क्योंकि गांव के अंदर ज़्यादातर लोग एग्रीकल्चर के ऊपर बेस्ड होते हैं, बट एग्रीकल्चर सीजनल होती है, तो थोड़े मतलब उनका ऑक्यूपेशन स्विच ओवर होता रहता है। तो इसलिए उनकी इनकम को भी एस्टिमेट करना जो होता है डिफिकल्ट होता है, क्योंकि वो इनकम टैक्स रिटर्न भी फाइल नहीं करते। बट जो विलेजेस के अंदर जो अपर और मिडिल क्लास होती है काफ़ी प्रॉस्पेरस होती है, और जो भी चीज़ें नई आती हैं, जो भी वहाँ पे बताया जाता है, तो उनको वो पॉजिटिवली रिस्पॉन्ड करते हैं एज कम्पेयर टू द पुअर क्लास। और उसी तरह रोल एंड स्टेटस, देखो यहाँ पे होता है कि जो ग्रुप के मेंबर्स हैं, जो इंडिविजुअल मेंबर्स हैं, उनसे हम किस तरह का रोल जो है एक्सपेक्ट करते हैं। देखो यहाँ पे क्या होता है कि जैसे स्टेटस या कि इसने बहुत ज़्यादा अचीव किया, तो रूरल एरिया के अंदर एवरी मेंबर इन द फैमिली इज एक्सपेक्टेड टू प्ले रोल। कास्ट जो है दैट प्लेज ए वेरी इंपॉर्टेंट रोल। जो हाई कास्ट को व्यक्ति बिलोंग करता है उसका हाई स्टेटस होता है एज कम्पेयर टू द लोअर कास्ट। इस चीज को भी जानना बहुत जरूरी है। सोशेबिलिटी, देखो यहाँ पे जो लोग होते हैं, गांव के अंदर जो लोग होते हैं वो फैमिली वैल्यूज बहुत सिस्टम जो है स्ट्रांग होता है, तो दे वांट टू स्पेंड मोर टाइम विद द फैमिली एंड फ्रेंड्स। तो ये जो फैमिली मेंबर्स होते हैं, फ्रेंड्स होते हैं, जिनको वो रेफर करते हैं। और रूरल फैमिली जो होती है वो दूसरी फैमिली, चाहे वो दूसरे विलेजेस में रहती हैं, चाहे वो विलेज के अंदर ही रहती हैं, उनके साथ मिलने जाती हैं, उनके साथ इनफॉर्मल बात भी करती है। और यहाँ पे क्या होता है कि एक व्यक्ति बड़ी आसानी के साथ, जैसे शहरों में ऐसा नहीं होता, एक व्यक्ति बड़ी आसानी के साथ दूसरे के घर में चला जाता है, कोई अर्जेंट मैटर डिस्कस करने के लिए उसकी एडवाइस देते हैं। और यहाँ पे जैसे मेल मेंबर जो होते हैं विलेज चौपाल या कम्युनिटी मीटिंग के अंदर डिस्कशन करते हैं। तो इन चीज़ों को भी समझना पड़ेगा कि जो किस तरह की जो मीटिंग्स होती है, डिस्कशंस होती है, कौन से लोग जो है
इन्फ्लुएंस करते हैं। कल्चरल फैक्टर जो होते हैं, देखो जो विलेजेस के अंदर लोग रहते हैं, दे आर हाईली इन्फ्लुएंस्ड बाय द कस्टम्स, ट्रेडिशंस, सब कल्चर। रूरल कंज्यूमर जो होता है उसकी थॉट जो होती है ट्रेडिशनल होती है, कंजर्वेटिव होती है, पुराने ख्यालात का होता है और लंबा समय लगता है कि उसको चेंज करना। तो अपने ट्रेडिशन और जो कंजर्वेटिव आउटलुक है उससे काफी प्रभावित होता है। जब भी वो चीज खरीदने की कोशिश मतलब सोचता है तो वो दूसरे लोगों के साथ भी डिस्कस करता है ताकि वो अच्छी चीज परचेज कर सके। और रूरल यूथ जो होता है क्योंकि अब वो एजुकेट हो रहा है, अर्बन एरिया में जा रहा है और जिसकी वजह से क्या होता है कि उसकी ज़्यादा अवेयरनेस इंक्रीज़ हो रही है, तो वो फ्रेश कांसेप्ट्स, फ्रेश प्रोडक्ट, इनोवेटिव प्रोडक्ट के प्रति भी रिस्पॉन्सिव होता है। कल्चर जो होता है कि किस तरह से लोग रहते हैं, किस तरह से वो सोचते हैं, तो ये भी पीढ़ी दर पीढ़ी जो है जो कल्चरल वैल्यू जो है ट्रांसफर होती रहती है। कल्चर के अंदर हम नॉलेज क्या है, बिलीफ क्या है, ट्रेडिशनल मॉरल वैल्यू, कस्टम, ऐसी चीज़ों को स्टडी करते हैं क्योंकि वो सोसाइटी का मेंबर होते हैं तो कल्चरल वैल्यू इनहेरिट करते हैं। तो रूरल इंडिया के अंदर जो कल्चर है दैट इज द बेसिक पिलर ऑफ पर्सन्स बिहेवियर। एक बच्चा जो एक रूरल इन्वायरमेंट में पलता बढ़ता है तो नेचुरली उसको अपने कल्चर से वैल्यूज, परसेप्शन, प्रेफरेंस मिलती है। तो यहाँ पे कल्चरल वैल्यू जो है उसको समझना बहुत ही ज़रूरी हो जाता है। और उसी तरह सोशल कस्टम्स एंड ट्रेडिशंस, तो ये कस्टम्स होते हैं सोशली एक्सेप्टेबल नॉर्म्स जो कि लंबे समय से विलेजेस के अंदर हो जाते हैं। वो नई प्रैक्टिसेस और नए कस्टम जो है आसानी के साथ फॉलो नहीं करते, वो ट्रेडिशनल कस्टम को ही फॉलो करते हैं। तो मार्केटर जो होता है उसको ये आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि कौन से वो कस्टम जो है फॉलो करता है जिसके मुताबिक जो है वो प्रोडक्ट रूरल कंज्यूमर को प्रोवाइड कर सके। सब कल्चर इज ए ग्रुप ऑफ पीपल विद इन द कल्चर जो उनकी कोहेसिवनेस होती है, जो एक दूसरे के साथ वैल्यू शेयर करता है, तो वो जानना बहुत ज़रूरी होता है। उसी तरह रूरल एरियाज़ के अंदर कास्ट का रोल बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तो डिफरेंस जो है अपर और लोअर कास्ट में काफ़ी होता है और ये एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर होता है मार्केटर के लिए जानना। साइकोलॉजिकल फैक्टर के अंदर आ जाती है जैसे पर्सनालिटी के जो इंडिविजुअल हैं उनके यूनिक फीचर्स क्या हैं, क्योंकि हर व्यक्ति की पर्सनालिटी दूसरे से डिफरेंट होती है। तो यहाँ पे जो इन्वायरमेंट के अंदर स्टिमुलाई मिलते हैं वो कैसे रिस्पॉन्ड करता है। रूरल मार्केटर जो है ज़्यादा वो अपने प्रोडक्ट्स को भी एक पर्सनालिटी देते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है कि दो एस्पेक्ट्स होते हैं, सिचुएशन एंड पर्सन। सोशल गैदरिंग के अंदर जो यूथ है देखो वो चाय पीना, नमकीन खाना पसंद करता है। जब वो ट्रैवल करता है तो वो अपने घर से लेके जाता है। तो डेफिनेटली ये चीज़ें जो है जानना बहुत ही ज़रूरी हो जाता है कि उसकी पर्सनालिटी कैसे है, वो किस तरह से एक्ट और रिएक्ट करता है। मोटिवेशन हम किस तरह से दे सकते हैं। ट्रेडिशनल रूरल कंज्यूमर जो है ज़्यादा वो सेटिस्फाइड होता है, उसकी बहुत ज़्यादा एस्पिरेशंस नहीं होती, वो रिस्क टेकर नहीं होता, वो ट्राइड और टेस्टेड चीज़ों के अंदर ही जो है विश्वास रखता है, वो क्वालिटी और ड्यूरेबल चीज़ों के अंदर होता है, वो स्टेटस सिंबल से भी प्रभावित नहीं होता, कंफर्ट और मटेरियल पोजीशन के प्रति भी ज़्यादा एम्बिशियस नहीं होता। तो वो सेफ्टी, जो चीज़ें सेफ हों, जब उसको साइकोलॉजिकल सेटिस्फेक्शन देती हैं, उन चीज़ों से ज़्यादा प्रभावित होता है। परसेप्शन होता है कि किस तरह से हम चीज़ों को देखते हैं। परसेप्शन इज द प्रोसेस बाय विच पीपल सिलेक्ट, ऑर्गेनाइज एंड इंटरप्रेट स्टिमुलाई फ्रॉम देयर एनवायरनमेंट। तो परसेप्शन जो है वो बहुत रोल प्ले करती है। देखो जो रूरल कंज्यूमर है वो क्वालिटी के प्रति बहुत कॉन्शियस है, प्राइस के प्रति बहुत कॉन्शियस है। तो परसेप्शन जो है कि किस तरह से वो जो चीज़ों को एक्सेप्ट करता है, किस तरह से जो वो स्पेंडिंग करता है, किस तरह से वो अपनी लाइफ के साथ सेटिस्फाइड है, तो ये सारी चीज़ों को जानना बहुत ही ज़रूरी है। एटीट्यूड एंड बिलीफ को जानना भी बहुत ज़रूरी है। एटीट्यूड हमें बताते हैं कि जो हमारा रूरल कंज्यूमर है उसका किसी चीज़ के प्रति फेवरेबल एटीट्यूड है या नेगेटिव एटीट्यूड है। तो बिलीफ जो होते हैं वो ब्रांड इमेज को भी प्रभावित करते हैं और जिससे कंज्यूमर जो है खरीदने की क्षमता भी प्रभावित होती है। जैसे रूरल जब एक वॉच को बाय करता है तो उसको लगता है कि जो हैवी वॉचेस होती हैं वो गुड इन क्वालिटी होती है, ड्यूरेबल होती है, रिलायबल होती है। तो डेफिनेटली उसका एटीट्यूड और बिलीफ
प्रोडक्ट की क्वालिटी के बारे में, प्रोडक्ट की इमेज के बारे में बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। तो कंज्यूमर का पॉजिटिव एटीट्यूड भी हो सकता है, नेगेटिव एटीट्यूड भी हो सकता है। जो मार्केटिंग स्टिमुलाई होते हैं, जो सिचुएशनल वेरिएबल है, जो एक्सपीरियंस है, वो इफेक्ट करता है। तो यहाँ पे जो रूरल कंज्यूमर है वो फंक्शनैलिटी के जो प्रोडक्ट वो ले रहा है वो ड्यूरेबल होना चाहिए, उसकी क्वालिटी सही होनी चाहिए, वो उसके फंक्शनल पैरामीटर को ज़्यादा प्रेफरेंस देता है रेदर देन दी स्टाइलिश चीज़ों। और उसी तरह पर्सनल फैक्टर के अंदर एज एंड स्टेजेस ऑफ द लाइफ साइकिल के जो व्यक्ति है वो कौन सी एज का है, लाइफ साइकिल की किस स्टेज के अंदर है। देखो ये एज और स्टेज के द्वारा भी प्रभावित होता है, क्योंकि जो यंगस्टर्स हैं क्योंकि वो एजुकेट भी हो रहे हैं, तो वो अवेयर भी हो रहे हैं, तो वो ज़्यादा चीज़ें स्टाइलिश और मतलब जो उनकी वैल्यू को ऐड करते हैं खरीदना पसंद करते हैं। ओवर द ईयर जो रूरल कंज्यूमर का एटीट्यूड और लाइफस्टाइल है वो टीवी जो है विलेजेस के अंदर बहुत ज़्यादा एक एंटरटेनमेंट का मीडिया है। और जैसे-जैसे रूरल के लोग जो है अपने बच्चों को बाहर भेजते हैं, पढ़ने के लिए भेजते हैं, लिटरेसी रेट आ रहा है तो उनका एटीट्यूड और बिलीफ भी चेंज हो रहा है, उनका लाइफस्टाइल भी चेंज हो रहा है। जो रूरल यूथ है क्योंकि उसको स्टाइलिश चीज़ें पसंद है, स्टाइलिश बाइक हो गया, ट्रेंडी मोबाइल्स हो गया। ऑक्यूपेशनल और इनकम, देखो ऑक्यूपेशनल और इनकम जो है ये भी उसके डिसीजन मेकिंग को प्रभावित करता है। जो किसान होता है उसको ट्रैक्टर खरीदना ज़्यादा अच्छा लगता है, जैसे फिशरमैन है वो बोट खरीदना पसंद करता है। तो फार्मर जो होती है उसकी जो इनकम होती है वो वेरिएशन बहुत है, क्योंकि वो एग्रीकल्चर में इंगेज होता है और एग्रीकल्चर नेचर के ऊपर डिपेंड करती है, तो जिसकी वजह से उनकी इनकम फ्लक्चुएट करती रहती है। और कभी एग्रीकल्चर अच्छी हो जाती है तो अच्छी इनकम होती है। और उसी तरह क्या होता है कि उसकी इनकम प्री हार्वेस्ट और पोस्ट हार्वेस्ट के अंदर बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट करती है। और शॉपकीपर जो होता है उसको भी इस बात की नॉलेज होती है, तो जो उसकी इनकम के अंदर फ्लक्चुएशन होती है उसी के मुताबिक वो चीज़ों को स्टॉकिंग करता है। उसी तरह जो अर्निंग मेंबर्स होते हैं, उनका जो परचेज डिसीजन होता है उनके वर्किंग स्टेटस से भी प्रभावित होता है। लाइफ साइकिल के अंदर देखो जो एक्टिविटीज़ हैं, एलोकेशन ऑफ टाइम बाय कंज्यूमर फैमिली, उनका वर्क, हॉबी, शॉपिंग किस तरह से करते हैं, उसकी कंज्यूमर प्रेफ़रेंस क्या है, प्रायोरिटीज़ क्या है, फूड, फैशन, फैमिली, कंज्यूमर एटीट्यूड टू इवेंट्स, इश्यू, पॉलिटिक्स, एजुकेशन, कल्चर। तो एआईओ जो है एक्टिविटीज़, इंटरेस्ट और ओपिनियन जो है इसको जानना बहुत ही ज़रूरी है। और उसी तरह क्या है कि देखो नेशनल काउंसिल फॉर अप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च ने क्लासिफाई किया है कि जो रूरल कंज्यूमर है डेस्टिट्यूट, एस्पिरेंट, क्लाइंबर, वेल ऑफ एंड एफिल्यूट। और यहाँ पे जो रूरल और अर्बन लाइफस्टाइल है उसके अंदर बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है। उसी तरह देखो यहाँ पे जो पॉलिटिकल फैक्टर्स हैं कि उनकी जो आइडियोलॉजी है, फिलॉसफी है, उसको जानना बहुत ही ज़रूरी है। और उसी तरह क्या है कि देखो जो सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट उनके लिए बहुत सारे प्रोग्राम्स लेके आती हैं एम्प्लॉयमेंट की, ताकि विलेजेस के अंदर जो है एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो, जिससे उनकी इनकम जनरेट हो और वो चीज़ों को खरीदे भी। यहाँ पे डिपेंड करता है कि पॉलिटिकल पार्टी और गवर्नमेंट जो है रूरल कंज्यूमर की प्रमोशन और डेवलपमेंट के लिए क्या स्टेप्स लेती है। जैसे प्रोग्राम फॉर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट लाइक प्राइम मिनिस्टर्स रोजगार योजना सेंट्रल गवर्नमेंट की है, चीफ मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट योजना जैसे आंध्र प्रदेश के अंदर स्टार्ट की, ताकि लोगों को रोजगार मिल सके। उसी तरह टेक्नोलॉजिकल फैक्टर जो है उसको भी जानना बहुत ज़रूरी है, अब उनका भी इम्पैक्ट पड़ रहा है। और क्योंकि रूरल कंज्यूमर जो है अपने बच्चों को बाहर भेजने के लिए भेजता है, तो वो लोग टेक्नोलॉजी से ज़्यादा इफ़ेक्ट होते हैं, टेक्नोलॉजी को वो बूस्ट भी करते हैं। और गवर्नमेंट भी जो है विलेजेस के अंदर कम्युनिकेशन सिस्टम, टेक्नोलॉजी जो है उसको डेवलप कर रही है। जैसे विलेजेस के अंदर एफएम रेडियो, वीडियो कैमरास, टीवी, तो उससे भी क्या है कि रूरल जो लोग रहते हैं उनकी लाइफ जो है चेंज हो रही है, तो मोबाइल वगैरह यूज़ करते हैं, कम्युनिकेशन भी इम्प्रूव हो रहा है, तो जिसकी वजह से क्या है कि ये मार्केटर के लिए एक पॉजिटिव साइन है।